लास्ट ईयर 2021 में मैं CSS के पेपर दिए थे और उसमें जो है जब यानी कि ऑब्वियसली यानी कि पेपर दिए जाते हैं तो फिर उसका रिज़ल्ट का इंतज़ार किया जाता है और रिज़ल्ट का इंतज़ार करने के बाद जब फाइनली जो रिजेक्शन का बोर्ड लगता है तो उस वक्त हमारे लिए यानी कि बाइस परेशानी बन जाता है। तो रिजेक्शन क्या है, किस वजह से आई है, हमें इस चीज़ का नहीं आइडिया। तो अगर आप भी इस वीडियो के बारे में यानी कि जानना चाह रहे हैं और अगर आप CSS या PMS करना चाह रहे हैं या फिर आप इस हवाले से यानी कि परेशान है कि आपको भी अगर आप अपीयर हुए हैं और उसमें रिजेक्शन का इशू आ गया है तो आप उसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिजेक्शन कौन कौन सी हैं और किस तरीके से यानी कि आ रही हैं, क्या इशू आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं CSS सेल्फ क्रिएटर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, जैसा कि टाइटल में आपने पढ़ा है कि वाई आई रिजेक्ट फ्राम CSS रिज़ल्ट। जी, अगर CSS में यानी कि फाइनली यही होता है कि हमारा पहले तो हम कोई CSS करने पे तैयार नहीं होता और अगर कोई तैयार हो भी जाता है तो उसके बाद फिर उसके लिए हैवी चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं अकेडमीज़ में और इसमें हाई लेवल पे हमें जो है वो पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। 18 घंटे यानी कि अगर मैक्सिमम हमें टाइम जो है इस पर स्पेंड करना पड़ता है। तो जब मैक्सिमम हम टाइम स्पेंड करने के बाद फिर फाइनली जब एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम हमें बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। उन तमाम इश्यूज़ को फेस करते हुए हम जो है CSS के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। अपीयर होने के बाद आफ्टर 10 मंथ हम जब रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हमारा रिज़ल्ट जब बैन हो जाता है या किसी भी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है। तो अगर आप भी यानी कि ये चाहते हैं कि आपके लिए कोई इशू ना बने या आप CSS के दौरान यानी कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि तैयारी कर रहे हैं, ओबियसली तैयारी करने से सबसे यानी कि मेन जो मरकज़ है, हम जितनी भी यानी बुक्स की तैयारी कर लें, नोट्स की तैयारी कर लें, हमारी जितनी भी अच्छी तैयारी हो, जब रिज़ल्ट ही रोक लिया जाए, रिजेक्शन लग जाए या फिर किसी भी कैटेगरी में आके हम जो है वो रिजेक्ट हो जाएँ, रिज़ल्ट शो ही ना किया जाए तो आप उस तैयारी का क्या करेंगे। तो नो डाउट मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन आपका टाइम इससे ज़्यादा कीमती नहीं होगा कि हम इसकी बेहतर स्ट्रैटेजी को पता कर लें। आपकी जितनी भी तैयारी है अगर वो रिज़ल्ट रोक दिया जाता है या किसी भी वजह से आपकी माइनर मिस्टेक की वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपकी वो तैयारी जो है वो किस काम नहीं आने वाली। तो आज आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, अच्छे से देखना है और इसके बाद इंशाल्लाह जो है मैं इसकी गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन कंप्लीट जो FPSC की है वो मैं बता दूंगा, क्योंकि हमारे जो अक्टूबर है, अभी ये अक्टूबर चल रहा है, मैंने सोचा चलें इसकी वीडियो बना दें। हमने इस चीज़ को फेस किया है तो हमें हर्ट हुआ है। तो ऑब्वियसली यानी कि हमारे कोलीग्स, हमारे जितने जो अपीयर हो रहे हैं एस्पायरेंट्स CS में अभी रिसेंटली जो उन्होंने अप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली उनको भी इन हदायत पर, इन इंस्ट्रक्शंस पर अमल कर लेना चाहिए। This is not okay. This needs to stop now. फिर हम ये भी नहीं कह सकते, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम वक्त से पहले अपने आप को कवर अप कर लें और इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में जान लें और जानने के बाद हम उसको यानी कि वेरीफाई कर लें, क्लियर कर लें। अब इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम जो है फॉर एग्जांपल यानी कि मैं रिजेक्ट क्यों हुआ या रिजेक्शन की क्या कैटेगरी हुई। जब CSS का रिज़ल्ट आया तो बहुत सारे दोस्त यानी कि कांटेक्ट में थे, ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि भाई आपका रिज़ल्ट का क्या बना। तो रिज़ल्ट ऑब्वियसली यानी कि मेरे सामने था। जब मैंने रिज़ल्ट देखा पास की कैटेगरी तो उसमें मेरा रोल नंबर नहीं था। उसमें मैंने यही समझा कि मैं फ़ेल हो चुका हूँ, मैंने सबको बता दिया जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट में थे। तो नेक्स्ट जब मैंने फ़ेल की कैटेगरी में गया तो उस वक्त मैंने दोबारा से यानी कि री एंट्री की। तो री एंट्री करने के बाद वहाँ पे मेरा रोल नंबर यानी कि वहाँ पे रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ। तो जब मैं पास में भी नहीं था, फेल में भी नहीं था, कन्फ्यूजन हो गई, परेशान हो गया, रिजेक्शन यानी कि इस चीज़ का इशू आ गया कि मैं यानी कि एग्ज़ाम में अपीयर तो हुआ हूँ, जब एग्ज़ाम में अपीयर हुआ हूँ तो फिर रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। अगर रिज़ल्ट आया है तो फिर मेरा शो क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से, यानी कि क्या मिसहैप हो गया है, कोई ऐसी क्या रीज़न हुई है जिसकी वजह से यानी कि ये मसला बन गया है। और मैंने एग्ज़ाम में जब अपीयर हुआ था तो मैंने 12 पेपर्स होते हैं और 12 पेपर में अच्छे से मैंने अटैम्प्ट की थी और आई वॉज होपफुली बट
सिंपल सी बात ये है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट रिजेक्शन की लिस्ट हमारे सामने आई, जो कि किसी वजह से यानी कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे। तो रिजेक्शन की लिस्ट भी वो मैं आपको शो करवाता हूँ किस वजह से रिजेक्ट किए थे। आज जो बात करेंगे हम विद प्रूफ करेंगे, इसकी तमाम लिस्टें लेके आया हूँ और उसके बाद आने वाली जो वीडियो होगी वो इंस्ट्रक्शन पे और फिर इसकी प्रॉपर जो गाइडलाइन है वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये 2 से 3 वीडियो जो हैं ये आपका मैक्सिमम 1 आवर ले जाएंगी। आई होप ये आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप उस वक्त से यानी कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के दौरान आप अच्छे से यानी कि डे नाइट आप काम करते हैं, स्टडी करते हैं, आप डे नाइट स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद आपका फाइनली जब रिज़ल्ट है वो बैन कर दिया जाता है किसी वजह से, या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर आप डिबार्ड लिस्ट में चले जाते हैं या किसी भी कैटेगरी के मुताबिक रिजेक्टिंग लिस्टिंग में आ जाता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। आप फेल हो गए ये एक अलग मैटर है, पास फेल होना नो मैटर, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इशू इस बात में आता है कि रिज़ल्ट हमारा शो ही ना हो। जब शो ना होगा तो फिर हमारा मसला होगा। अगर आप फाइनल यानी कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट के लिए भी कर रहे हैं तो फिर भी आपको इन तमाम इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। उसके रीज़न ये है कि अगर फ़र्स्ट अटैम्प्ट में आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके आप ऑब्ज़र्वेशन के लिए कर रहे हैं, और जब आपके ऑब्ज़र्वेशन के लिए रिज़ल्ट ही शो नहीं आएगा तो आपको कैसे आइडिया होगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं और किस सब्जेक्ट की आपको अच्छे से मज़ीद तैयारी करने की ज़रूरत है और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपीयर होते हैं तो उसमें यही होता है, हमारा यही माइंड होता है कि हम देख लेंगे उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे हमने की है, क्या हमारी सब्जेक्ट सिलेक्शन ठीक है या नहीं है, और अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन ठीक है तो कौन से सब्जेक्ट में हमारे कितने मार्क्स हैं और कौन सा सब्जेक्ट हमारा जो है मैक्सिमम मार्क्स पे यानी कि पहुंच रहा है, वहाँ पे हमें कितनी स्ट्रगल की ज़रूरत है, मज़ीद स्ट्रगल की ज़रूरत है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। लेकिन जब फाइनली रिज़ल्ट रिजेक्ट हो जाता है तो उससे हमें ज़्यादा इशू बनता है। उससे हम ना कोई आइडिया कर सकते हैं और बल्कि डिसहार्ड हो जाता है। डिसहार्ड होना तो बनता ही है, लेकिन आपने डिसहार्ड नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। ये 1 ईयर के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। जब से रिज़ल्ट आया तब से अब तक मैं इसी से यानी कि स्ट्रगल में था और इसी यानी कि रिसर्च कर रहा था कि क्या इशू क्या बनना है। इसमें तमाम लिस्टें मैं आपको शो करवाऊँगा। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। और विद डिटेल करवाऊँगा, इसमें हर चीज़ मैं आपको क्लियर से डिफ़ाइन करूँगा। तो अभी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको लिस्ट शो करवाता हूँ कि हम किस तरीके से यानी कि वो किस कैटेगरी के मुताबिक हैं, वो तमाम चीज़ें यानी कि मैं आपको बता देता हूँ जी। इसमें सबसे पहले हम जो है डिबार्ड की लिस्ट देखेंगे। डिबार्ड लिस्ट क्या होती है, इसमें यानी कि किसी वजह से इशू आ जाता है, कोई इलीगल काम करने की वजह से, कोई कॉपी करते हुए अगर पकड़ा गया है या नहीं, वो कोई भी यानी कि मिसहैप हुआ है जिसकी वजह से उनको डिबार्ड कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो वो बैन कब किया गया है, कितने अरसे के लिए किया गया है, कौन सा रूल है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिबार्ड फ्रॉम द प्रेजेंट केस नंबर। यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यानी कोई भी इस कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन जो ये वाली चीज़ है ये हमें देखने की ज़रूरत है। डिसीजन ऑफ कमीशन का डिसीजन कि इसके बाद हमें कितने साल तक रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें है डिबार्ड फ्रॉम प्रेजेंट केस नंबर। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं F4-140 जी, एज़ वेल एज़ फ्यूचर एग्जामिनेशन फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के लिए इनको बैन कर दिया गया है। इसी तरह नेक्स्ट आपका जो है ये भी 2 ईयर्स के लिए बैन कर दिए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इनको 3 ईयर्स के लिए बैन कर दिया गया है। तो ये पुनिशमेंट जो कमिटेड एक्शन होता है उस एक्शन के मुताबिक दी जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें यही है कि हम प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम में अपीयर हों, उसमें कोई डुप्लीकेट चीज़ ना लेके जाएं, कोई मोबाइल ना लेके जाएं, इलेक्ट्रॉनिक यानी हो यानी कि किसी भी तरह की ब्लूटूथ या वायरलेस यानी हो, किसी भी तरह की ओवर एक्टिविटी हमें करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपका माइंड में ये है कि आप इसकी कॉपी कर लेंगे किसी यानी कि कोलीग की, या आप साथ वाले की रिक्वेस्ट कर लेते हैं यानी हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। जो आपके माइंड में है जितना है आप उतना लिख लें, उसको रिटन फॉर्म में लेके आएँ और उसके मुताबिक जो है आप अपने पेपर को अटैम्प्ट करें और फाइनली आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें।
तो अभी ये स्ट्रेटजी है, इसके बाद मैं आपको CSS के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दूंगा जो भी यानी कि बनती है, लेकिन आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बताने का मकसद ये है कि आप इसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं ताकि आप में ये इशू ना बने। और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि हमारे यानी कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर जाती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 70+ में जाके अप्लाई करते हैं तो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद यानी कि हमारी एज जो है वो राउंड अबाउट यानी कि 3 टारगेट्स होते हैं इसके, तो 3 टारगेट्स के राउंड अबाउट होती है, जिसकी वजह से जो है अगर इस तरह की कोई कमिटमेंट कर लेते हैं तो हमारे वो चांस मिस हो जाते हैं और हम ओवर एज हो जाते हैं। तो ओवर एज होने के बाद जो है हमारे लिए ये इशू ऑब्वियसली यानी कि हम जितने भी कॉम्पिटेंट हों CSP ऑफिसर तो नहीं बन सकेंगे। तो इसलिए CSP बनने के लिए हमें माइनर से इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो अप कर लेना चाहिए। बेहतर है कि बाद में यानी कि वो कहते हैं आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो, डाल के देखो फिर पता चलेगा। तो आप बाद में पछताने से अच्छा यही है कि आप वक्त से पहले यानी कि उसको कवर कर लें। इसके बाद हम देख लेते हैं कि CSS का जो रिज़ल्ट आया था वो रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट यानी कि उसमें देख लेते हैं जो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि यहाँ पे रिटन पार्ट रिज़ल्ट है जी, ये हमारा रिज़ल्ट आया था और इसमें तमाम हमारे जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो हमारे कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। लेट यू कैन सी हमारी फाइनल पे डिटेल है जी, यहाँ पे लेट यू कैन सी स्टेटस ऑफ statistics of CSS competitive exam 2021 as under कैंडिडेट्स अप्लाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास कैंडिडेट अप्लाइड है। तो इन्होंने यानी कि 39,650 लोगों ने अप्लाई किया था, 17,240 लोगों ने अपीयर्ड हुए हैं। और इसके बाद कैंडिडेट पास रिटन एग्ज़ाम में 364 पास हुए हैं और आपका जो परसेंटेज रिज़ल्ट है 2.11% है जी। ये था हमारा सिंपल सा फार्मूला, इसको भी एज़ पर रूल इन्होंने जो है वो पास किया है। तो इसके बाद हम ये देख लेते हैं, ये थे हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि अभी पास हुए हैं रिसेंटली यानी कि CSS के हवाले से, CSS एग्ज़ाम 2021 के रिटन एग्ज़ाम में। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो रिजेक्शन में आए हैं, जो फेल हुए हैं नहीं हो वो तो हो गए हैं, लेकिन जो रिजेक्शन में आए हैं यानी कि हमारी कैटेगरी के मुताबिक यानी कि जब पास भी नहीं है तो फेल भी नहीं है, तो उसके बाद रिजेक्टेड लिस्ट वो हम लेके आते हैं। रिजेक्टेड लिस्ट इसकी 3 कैटेगरी में है, तो वो भी हम इंशाल्लाह इसमें रूल्स भी देख लेंगे और इसकी तमाम स्ट्रैटेजी को भी देख लेते हैं जी। वो क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो रिजेक्शन लिस्ट है ये देख लेते हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021 डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, पीरियड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। देखिए सबसे पहले तो इशू ये आ रहा है कि जब उन्होंने हमें यानी कि एग्ज़ाम में अपीयर होने दे दिया, असल स्ट्रेटजी तो यही होनी चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट भी है यानी कि इसमें होना यही चाहिए कि जब डॉक्यूमेंट्स की एक मरतबा यानी कि रिकमेंडेशन हो जाती है, एग्ज़ाम में अपीयर हो जाता है एस्पायरेंट, तो उसको फिर फाइनल रिज़ल्ट तक शो करना चाहिए। अगर कोई यानी कि मेन मिसहैप नहीं बनता, मेन मिसहैप जैसे यानी कि अगर हम वहाँ पे कोई ऐसा इलीगल काम करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके जाते हैं या फिर डुप्लीकेट करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर यानी कि किसी भी तरह का जो इलीगल काम है वो करते हैं, तो ऑब्वियसली PSC को अख्तियार है इसमें वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमें जो है फाइनली जब अगर यानी कि अपीयर हो जाते हैं तो उसके बाद रिज़ल्ट पास होना या फेल होना वो एक अलग ऑप्शन है, लेकिन रिज़ल्ट शो कर देना चाहिए ताकि उसमें यानी कि तमाम जो कैटेगरीज होती हैं उसके मुताबिक हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने रिजेक्टेड लिस्ट लगा दी है। ये वैसे होना तो यही चाहिए कि डॉक्यूमेंट में करेक्शन होनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट मिस है तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम हमें दे दें ताकि उसकी जो है वो करेक्शन कर दें, उसमें नोटिफिकेशन भेज दें कि आपके पास 2 डेज़ या 3 डेज़ का टाइम है, आप इसको फिलअप कर लें, यानी कि आप इसको क्लियर अप कर लें।
मज़ीद यानी कि रीसेटअप कर लें। तो रीसेटअप में यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे ये इश्यूज़ जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हम हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क करने के बाद जब फाइनल रिज़ल्ट आता है तो एक छोटा सा इशू जिस पे स्टैंप नहीं लगी हुई जी, इस पे जो है अपना हार्ड कापी डुप्लीकेट नहीं की जी, इन्होंने अपना ये चलान फॉर्म जो है वो ओरिजिनल नहीं भेजा, तो ये क्या इशू है? ये इशू सिर्फ माइनर इशू की वजह से जो है हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, बिल्कुल देखिए सर, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। आई होप इट्स नॉट अ फेयर। आप क्या सोचते हैं ये आप बेहतर जानते हैं। तो इसमें हम ये देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रूल्स हैं, कैटेगरी है, रीज़न ऑफ रिजेक्शन। यहाँ पे रीज़न ऑफ रिजेक्शन लिखी हुई है, ये रिलेटेड CE रूल है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है। अब यहाँ पे क्या है जी, हार्ड कॉपी रिसीव्ड विदाउट ओरिजिनल ट्रायरी रिसेप्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने यानी कि हार्ड कॉपी रिसीव्ड कर ली है और विदाउट ओरिजिनल ट्रायरी रिसेप्ट। जो चलान फिल करते हैं और उसको चलान को ओरिजिनल कॉपी जो है वो हमने यानी कि FPSC को भेजनी होती है, और दूसरी जो कॉपी एक डुप्लीकेट होती है वो अपने पास रखनी होती है फाइनल टिल द एग्ज़ाम, टिल द इंटरव्यू में भी ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास वो डुप्लीकेट नहीं होगी तो आप रिजेक्ट कर दी जाओगे, फिर भी ये याद रखना है जी। अगर आप रिटर्न में पास हो भी गए हैं तो आपने इंटरव्यू में ख्याल करना है थोड़ा सा जी। इसके बाद क्या है, रीज़न ऑफ रिजेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हार्ड कॉपी रिसीव्ड ना होने की वजह से इन्होंने 546 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया है। इसमें कौन है, किस कैटेगरी के मुताबिक हैं, ये आपने खुद देख लेना है, मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद क्या है, हार्ड कॉपी रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट जी। आप लास्ट डेट में यानी कि अगर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो ड्यू डेट है वो 22 है, तो आप अगर 21 को करवा रहे हैं सबमिट, तो ऑब्वियसली वो डिले हो जाएगा, और डिले होगा तो वो आपके अकाउंट में जाएगा, उनके FPSC के अकाउंट में नहीं जाएगा, और इसमें आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये 868 है, यानी कि 868 कैंडिडेट्स इसकी वजह से रिजेक्ट हुए हैं। इसके बाद क्या है, हार्ड कॉपी नॉट रिसीव्ड। हार्ड कॉपी रिसीव्ड ही नहीं हुई 2006 जी, 2006 कैंडिडेट्स जो हैं इसमें रिजेक्ट हुए हैं। उसके बाद सबमिटेड प्रिंट आउट ऑफ प्रोफाइल, रॉन्ग एप्लीकेशन फॉर्म, इनकम्प्लीट हार्ड कॉपी ओनली डॉक्यूमेंट्स जी। यहाँ पे इस वजह से जो इस रीज़न में जो आए हैं 32 कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद अटैम्प्ट 4 कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी यानी कि 4 अटैम्प्ट हुई है। अब उसमें 4 अटैम्प्ट करने का मकसद ये हुआ है, इसका रीज़न ये नहीं है कि यानी कि वो 3 अटैम्प्ट के बाद यानी कि फेल हो गए। इसकी रीज़न ये होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया, उसको किसी कैटेगरी के मुताबिक यानी कि उसको एडजस्ट कर लिया गया, उसके बाद दोबारा से यानी कि वो उन्होंने अगर अटैम्प्ट किया तो वो मसला बन जाता है। तो ये 4 यानी कि 8 लोगों को अटैम्प्ट 4 की वजह से यानी कि चौथी अटैम्प्ट की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद क्या किया जी, नॉट अप्लाइड ऑनलाइन। 64 लोगों को इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है कि उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं किया, उन्होंने जस्ट डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए हैं और फॉर्म प्रिंट आउट किया है, उसको फिलअप करके भेज दिया। 64 लोग यार कितनी निगलिजेंस है। समझदार हो आप, CSS का पेपर देने जा रहे हो, CSS एक CSP एक ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने जा रहे हो और इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अफसोस है, क्या करते हो यार, समझदार बनो। तो ये बेसिक सी माइनर सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें इतना ज़्यादा हमारे लॉस पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा यानी कि काफ़ी ज़्यादा इशू बनता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नॉट अप्लाइड ऑनलाइन। नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कैंडिडेट्स डिबार्ड ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स बाय द कमीशन। ये हमारा 1 है। एक स्टूडेंट ऐसा हुआ है जो कि यानी कि 2021 में इस रूल के मुताबिक आया, जिसने कोई ऐसे यानी कि इलीगल काम किया जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया है बाय कमीशन जी। तो ये हमारी यानी कि रूल्स हैं जो बेसिक मैंने आपको बता दिए हैं कि इसके मुताबिक जो है हमारा यानी कि ये इशू बना है। अब इस कैटेगरी के मुताबिक यानी कि रिजेक्ट अगर हो जाता है तो कितनी अफसोस की बात है, और कितने यानी कि हमें दुख होता है, परेशानी होती है, और हमारे लिए यानी कि कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप 18 आवर्स फॉर एग्जांपल यानी कि आप 20 आवर्स भी रीड आउट करते हैं, अपनी स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, आप टॉप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका रिज़ल्ट ही शो नहीं होता, तो कितने अफसोस की बात है। तो इन चीज़ को, इसके लिस्ट को मैं अटैच कर दूंगा, साथ आपने देख लेना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लिस्ट पे। नेक्स्ट लिस्ट में क्या हुआ है जी, अब यहाँ पे तो इन्होंने रीज़न दे दी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि जो जिस लिस्ट में हमें रखा गया है आउट
हम तो रो भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। और ये चीज़ जो है मैंने गूगल पे डाली है तो गूगल में भी सेम रिज़ल्ट है, यानी कि वो किसी भी वजह से रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसमें उनके पास अथॉरिटी होती है, वो रिजेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर करना चाहें तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं, और इसमें अगर वो पास भी है तो उसको फेल या पास यानी कि किसी भी कैटेगरी में अगर स्टूडेंट आता है, एस्पायरेंट आता है इस कैटेगरी के मुताबिक, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो शो नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिए आपने इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 1 ईयर के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर आप अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें मे बी इसका कुछ पॉजिटिव हमें रिस्पांस मिले, तो वो देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारी कैटेगरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं CE 2021 विद होल्डिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग 471 एस्पायरेंट्स जी कैंडिडेट्स ऑफ CE 2021 इज विद हेल्ड इन टर्म्स ऑफ रूल। अब यहाँ पे रूल दे दिया गया है 16/16 ऑफ CE रूल्स 2019 में ये जुल्म किया गया है। ये भगवान क्या जुल्म है। अब ये जुल्म क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता इसका, क्योंकि जब हम यानी कि अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें हमसे साइन आउट भी करवाया जाता है कि आप इस पे कोई कोर्ट मैटर नहीं कर सकते, आप कोई यानी कि इस पे दावा नहीं बोल सकते, या फिर आप कोई रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, यानी किसी तरह के भी आप यानी कि प्रोटेस्ट जो है वो नहीं कर सकेंगे अगर आपको FPSC किसी वजह से रिजेक्ट करती है। तो अगर आप टॉप भी हैं तो भी रिजेक्ट होते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते जी। अब देख लेते हैं रूल 16 में क्या कह रहे हैं जी। द रिजल्ट ऑफ एनी कैंडिडेट हुज कैंडिडेट इज रिजेक्टेड ऑन एनी ग्राउंड shall not be declared irrespective whether he fail or pass with the examination। ये रूल 16 है जी। यहाँ पे उन्होंने सिंपल सी बात कर दी है। क्या है, मेरे बारे में कोई बातचीत करे या कानाफूसी करे मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा खून खौल उठता है। तो ये एक सिंपल सी कैटेगरी है, इसमें यानी कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें मेरा नंबर भी है। तो ये आपके कितने स्टूडेंट्स हुए हैं जी, 471 कैंडिडेट्स। 471 कैंडिडेट्स जो है जिनको किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है और उनका रिज़ल्ट जो है वो शो नहीं किया गया। या तो रीज़न दे दें, रीज़न नहीं है तो फिर उसमें यही है कि यानी कि कुछ क्लियर कर दें, या फिर उसका डॉक्यूमेंट पे रिजेक्ट कर दें कि ये डॉक्यूमेंटली रिजेक्शन है, ये आपकी इलीगल प्रोसेस है, ये आपने इलीगली एक्टिविटी की है, या आपने एग्ज़ाम में ओवरराइट किया है, ये क्या किया है, यानी कि किस कैटेगरी के मुताबिक रिजेक्ट कर रहे हैं। इसमें रूल देने का यानी कि अगर गूगल पे भी आप जाकर सर्च करते हैं या किसी भी तरह, यानी कि मैंने अपने सोर्सेज इस्तेमाल कर लिए हैं, बट आई एम होपलेस, मैं इसमें कुछ नहीं कर सका। तो अगर आपके पास, आप में से किसी के पास भी अगर इससे रिलेटेड यानी कि अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस है, पॉजिटिव रिप्लाई है, तो आप ज़रूर मुझ तक रब्ता कीजिएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और इसमें आप यानी कि किसी भी तरह का यानी कि इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है तो आप ज़रूर देंगे। अगर इससे हट के अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं आपको दूँगा, वो मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन इस रूल की मुझे समझ नहीं आई किसी भी कैटेगरी के मुताबिक जो है। आई एम होपलेस अबाउट दिस मैटर जी। अगर आप मेरी इसमें हेल्प कर दें तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया होगा। यानी कि अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी नेक्स्ट ईयर के लिए मैं इंशाल्लाह तैयार हूँ और इंशाल्लाह एग्ज़ाम में अपीयर ज़रूर होऊंगा। एक दफ़ा यही होगा दोबारा रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन मैं एग्ज़ाम में अपीयर तो ज़रूर ही होऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये इशू जो है वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपनी बेसिक से तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट तरीके से करूँगा। और अभी यानी कि अगर कोई ऐसा इशू होता, कोई रिजेक्शन होती, तो हमें इस कैटेगरी के मुताबिक जो है वो रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर किसी भी कैटेगरी के मुताबिक होता है, जैसे यानी कि लास्ट हमारे रिजेक्शन लिस्ट थी, वहाँ पे 6 कैटेगरीज बयान की गई थी, उसमें एक 7वीं भी ऐड कर देते कि ये विद होल्डिंग में कैटेगरी में है, जबकि ऐसा नहीं किया गया। इसमें रूल उठा के दे दिया। इसको हम किस कैटेगरी में लेके आए और क्या इसमें यानी कि किस कैटेगरी के मुताबिक हमें जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, ये कम से कम
एक एस्पायरेंट के पास इस चीज़ का जवाब ज़रूर होना चाहिए। ये मेरी एफएससी एफपीएससी से भी रिक्वेस्ट है और मेरा सीएसएस एस्पायरेंट से भी यानी कि ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर कोई इस तरह का इशू आता भी है तो उसको प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व किया जा सके। जी ये थी हमारी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में रिजेक्शन के हवाले से मैंने आपको बताया है। तो ये लिस्टें जो हैं, ये तमाम लिस्टें जो है मैं उसके साथ अटैच कर दूँगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप इस वीडियो को यानी कि इन लिस्ट्स को आप लेके उसके मुताबिक जो है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी वो उसमें मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। गाइडलाइन भी वो अपनी तरफ से मैं नहीं दे रहा, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये समझ रहे होंगे कि यार ये बंदा जो है वो खुद रिजेक्ट है, तो हमें कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकता है, क्या गाइड कर सकता है। तो एनीहो मैं आपको एफपीएससी की गाइडलाइन के मुताबिक आपको जो है उसके तमाम गाइडलाइन के मुताबिक रीड आउट करके यानी कि प्रॉपर तरीके से उसकी जो भी यानी कि रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक बताऊंगा। उसके बाद हम इसकी बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आने वाली 2 वीडियोस आपने मस्त देखनी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एनीहो करें या ना करें, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपके लिए यानी कि तमाम तरह की इस तरह की इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेके आऊँगा जिसमें आपके तमाम यानी कि आपके लिए बेनिफिट होगा। और इस चीज़ का जो पेन है वो मैं समझता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यानी कि इतना अगर यानी कि सीएसएस के एग्ज़ाम में एक माइंड सेट बनाना ही रेडी टू वर्क जैसे यानी कि आप कह सकते हैं, इसके लिए तैयार होना ही बड़ी बात है। तो अगर आप तैयार होने के बाद इसकी तैयारी करते हैं, प्रॉपर तरीके से आप इसमें अपीयर होते हैं, अपीयर होने के बाद इतने ज़्यादा यानी कि आप यानी कि इश्यूज़ को फेस करते हुए आप एग्ज़ाम तक जाते हैं, तो फाइनली जब आपका रिज़ल्ट रोक लिया जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है, इस चीज़ को मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।